नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 12वां टेस्ट है, जिसमें हम लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के प्रश्न और उनकी पूरी व्याख्या जो है आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पिछले टेस्ट में यानी 11वें टेस्ट में एक गलती हुई थी, उसका हम पहले भूल सुधार करते हैं। तो ये 22वां प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और बेलगांव किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक होगा। यहाँ पर गलती से जो है महाराष्ट्र लिख गया था, जिसके लिए हमें खेद है। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है नियमित रूप से देखते हैं, अगर कोई भी गलती जो है किसी प्रश्न में निकलती है तो उसका जो है सल्यूशन, उसकी जो त्रुटि सुधार है वो अगले वीडियो में निश्चित रूप से कर दी जाएगी। इसलिए हमेशा जो है सीरीज को फॉलो करिए लगातार, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक भी ना होने पाए, लेकिन कभी कभी मानवीय त्रुटि बस ऐसा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका उत्तर जो है आप आसानी से देख सकते हैं। पहला ही जो है आप देखेंगे, रोहित्राश्व, ज्वलन, वायु सखा, ये तीनों ही जो है पर्यायवाची शब्द जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य ऑप्शंस में भी आग के जो है कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, लेकिन सारे जो है शब्द पर्यायवाची शब्द आग के उनमें नहीं हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अन्य क्या पर्यायवाची हो सकते हैं वो हम देखते हैं, पावक, ज्वलन, दहन, अनल, धूमकेतु, कृशानु, वायु सखा, वैश्वानर, रोहित्राश्व, अग्नि। अन्य विकल्पों में जो अग्नि के अलावा जो है शब्द थे उनको देखते हैं। तो आकाश के पर्यायवाची थे घूलोक और अभ्र, पेड़ के पर्यायवाची उनमें दिए थे गाछ और दरख्त, और परिभव जो है ये अपमान का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंक का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अंक एक ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है, यानी इसके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। तो अंक का अर्थ संख्या भी होता है, गोद भी होता है और भाग्य रेखा भी होता है। यानी ये तीनों ही जो है अंक के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, इसलिए ये सभी जो है सही हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द देखते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है सारंग। सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप जो है पुस्तकों में देखते हैं, उनमें सारंग जो है लगभग सभी में आपको मिल जाएगा। तो सारंग जो है किन किन में पर्यायवाची की तरह प्रयुक्त होता है, इसको देखते हैं। नाग, कोयल, हाथी, जल, सागर, कोयल, कामदेव, सिंह, बिजली, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, स्त्री, कबूतर, खंजन, शेषनाग, नानावर्ण, सुंदर, सरस, बादल, वृक्ष, छाता, वस्त्र, बाल, शंख, शिव, चातक, पपीहा, कपूर, चंदन, आभूषण, स्वर्ण, मधुमक्खी, विष्णु का धनुष, कमल, सूर्य, चंद्रमा, सारंगी नामक एक वाद्य होता है, चंदन, कपूर और सांप। तो सारंग के जो है इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, इसलिए इनको याद रखना भी जरूरी है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में जरूर देते हैं। हिम के पर्यायवाची या अनेकार्थी कह लीजिए, अनेकार्थी शब्द हैं ये, बर्फ, चांद, कमल, मोती, कपूर, यानी हिम के जो इतने अनेकार्थी हैं। हरिण के या हिरण जिसे कहते हैं, तो मृग, शिव, नेवला, हंस और विष्णु। इसी प्रकार हरि शब्द के जो है कई सारे अनेकार्थी होते हैं, हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, वानर, मेढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल और हंस। इन सभी के जो है समानार्थी या अनेकार्थी शब्द जो है हरि है। यहाँ पर एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची या समानार्थी शब्द में क्या अंतर होता है। तो जैसे हमने सारंग की बात की, तो सारंग के हमने बात की कि इतने सारे जो है अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन नाग का जो है समानार्थी कोयल नहीं है, कोयल का हाथी नहीं है, हाथी का जल नहीं है और जल का सागर नहीं है। ये यानी कि जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो आपस में समानार्थी नहीं होते हैं। और वहीं पर अगर हम सारंग के केवल जो है पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे तो वे सभी भी आपस में जो है पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से हमको देखना है, एक एक करके देखते हैं। उदास का जो है विलोम शब्द प्रफुल्ल या प्रसन्न होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लौकिक का जो विलोम शब्द है वो दिव्य या अलौकिक होता है।
लोभी का निर्लोभी या संतोषी होता है, लेकिन जो जल है इसका निर्मल या नव नहीं होता है। जल का क्या होता है? निर्जल होता है। निर्जल जो है इसका, निर्जल इसका जो है विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है। जल का विलोम निर्जल होता है परंतु नभ नहीं होता है। जल और थल ये परस्पर जो है विपरीतार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न, बोधगम्य शब्द का विलोम इनमें से नहीं है, तो नहीं हमको देखना है, यानी इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बोधगम्य के विलोम शब्द हैं। एक शब्द ही इसमें ऐसा है जो बोधगम्य का विलोम नहीं है, तो अबोधगम्य इसका विलोम शब्द है, गूढ़ भी विलोम है और दुरूह भी विलोम है, लेकिन म्लान जो है ये बोधगम्य का विलोम शब्द नहीं है। म्लान जो है इसका विलोम शब्द जो है फुल्ल या प्रफुल्ल होता है। कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय होता है। परमार्थ का जो है स्वार्थ होता है। पराजय का विलोम अपराजय होता है। परिणत का विलोम अपरिणत होता है और परिपुष्ट का विलोम अपरिपुष्ट होता है। अगला प्रश्न जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है। श्रद्धा से जल पीना, इसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो श्रद्धा से जल पीना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आचमन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण एक शब्द देखते हैं। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अग्रेधिषु। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तुड़ीर कहा जाता है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे हम चंद्रमास कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अकृष्ट पूर्वा। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे हम किंवदंती कहते हैं। वह बात जो ना सुनी गई हो उसे हम अनसुनी कहेंगे। वह फूल जो सूंघा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आग्रात्र। वह फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मुकुलित। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 वाक्यांश दिए हुए हैं जिसमें हमको उनके क्रमशः एक शब्द का चयन करना है विकल्पों से। तो कुबेर की नगरी, कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या होता है? अलकापुरी। अलकापुरी जो है कुबेर की नगरी के लिए शब्द होता है। और इंद्र की पुरी के लिए क्या होता है? अमरावती। तो इस प्रकार विकल्प हमारा सही क्या हुआ? ए, क्योंकि अलकापुरी के बाद अमरावती यानी क्रमशः जो है ए ऑप्शन इसका सही है। कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले कुबेर की नगरी अलकापुरी, इंद्र की पुरी अमरावती, जिसको हमने डिस्कस कर लिया इस प्रश्न में। लौट कर आया हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यावर्ती। लोभ करने वाला लोलुप कहलाता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग जो है ये त्रिकुटी कहलाती है। भोजन की इच्छा करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? जिघुत्सु होगा। और यहाँ पर क्या होगा? बुभुक्षु होगा। अगर यहीं पर पूछा जाता भोजन करने की इच्छा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता? बुभुक्षा होता। भूतों का ईश्वर भूतेश, भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी, बहुत देने वाला यानी मनमाने ढंग से अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाला व्यक्ति औढ़र दानी कहलाता है। गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? अगला प्रश्न जो है तो इसमें हम देखते हैं गोबर का जो है तत्सम रूप क्या होता है? गोमय होता है। आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको पता होगा। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पक्षी का तद्भव क्या होता है? पंछी होता है। पक्ष का पंख होता है। नग्न तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव क्या होगा? नंग या नंगा। कंकड़ का कंगन होता है। कंकती ये कंघी का जो है तत्सम होता है। डंक का तत्सम रूप जो है दंश होता है। अंडी का एरंडी होता है। नंदोई के लिए नंदाद्रपति। पंगत का पंक्ति और अंधा का जो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अंध हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं दंत कैसा शब्द है? तत्सम है। स्वप्न भी तत्सम है। एकत्र भी तत्सम शब्द है, यानी नींद जो अंतिम विकल्प दिया है ये क्या है? तद्भव शब्द है। और नींद का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? निद्रा होगा। दंत जो हमारे विकल्प में दिया था उसका तद्भव क्या होगा? दांत होगा। स्वप्न का सपना होगा। और एकत्र जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव क्या होगा? इकट्ठा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग में क्रमशः किस प्रकार का संबंध है? यानी ये संज्ञा विशेषण है, विशेष विशेषण है या विशेषण विशेष्य है? तो रस का जो है रसिक या रसीला, ये किस तरह का फॉर्म है ये हमको देखना है। तो रस क्या है? एक संज्ञा शब्द भी है और रसिक और रसीला क्या है? विशेषण है।
तो हमारा ए विकल्प भी सही हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं रस जो है, चूँकि संज्ञा है तो ये विशेष भी कहलाएगा और ये विशेषण भी हो जाएगा उसका रसीला। इस प्रकार इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, यानी ए और सी में से कोई भी इसमें सही होगा। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि विशेष जो है संज्ञा को ही कहते हैं, क्योंकि विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है विशेष में आते हैं अगर वाक्य में देखा जाए। तो रस शब्द जो है संज्ञा है और विशेष दोनों ही है, तथा रसिक और रसीला जो है उनका विशेषण है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण की ओर इंगित करता है, यानी ये विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो वाक्य क्या है, ऐसी किताब कहाँ मिलेगी, इसमें हमको बताना है कि ऐसी शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो ऐसी जो है क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है जो यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों जैसे मैं, तू और वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह स्त्री सुंदर है, तो यहाँ पर यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का बुद्धिमान है, ये भी जो है वह शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। और प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों में से बने विशेषण को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसी किताब, जैसा देश वैसा भेष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सन्यासी की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध नहीं है, संवर्धन भी गलत लिखा है, दुनिया भी गलत लिखा है, पात भी जो है शब्द सही नहीं है और दिनांक शब्द भी सही नहीं है। तो इनकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, सन्यासी का शुद्ध रूप सन्यासी होगा, संवर्धन इस प्रकार से लिखा जाएगा, दुनिया में जो है चंद बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और पात की जगह शुद्ध शब्द क्या होता है, पाँच होता है, और दिनांक में भी चंद बिंदु का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग होगा और इसको दिनांक इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 में अशुद्ध वर्तनी दी गई तथा सूची 2 में उसका कारण या प्रकार दिया हुआ है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है हमको। तो कूट से सही विकल्प का चयन करना है हमको। तो चलिए देखते हैं किसमें किस प्रकार की जो है वर्तनी अशुद्धि है। सबसे पहला शब्द क्या है, भागीरथ। तो इसमें क्या है, स्वरागम है। अभी हम इनको डिटेल में समझते हैं व्याख्या में। आखिरी, आखिरी में क्या है, स्वरलोप की गलती है। अवन्नति में व्यंजनागम है और अतिथि में जो है वर्णकम जो है भंग है। तो ये किस तरह से होता है, इन शब्दों का क्या मतलब है, यहाँ पर समझना जरूरी है। स्वरागम जो होता है इसमें किसी वर्ण के साथ अनाश्वक स्वर का प्रयोग हो जाने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे हटाकर वर्तनी शुद्ध की जा सकती है। जैसे भागीरथ यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा जो है अतिरिक्त लगी है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, भगीरथ हो जाएगा। फिर स्वरलोम की बात करें तो स्वरलोम में उचित स्वर के अभाव के कारण वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे यहाँ क्या लिखा, आखिरी लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खा पर छोटी की मात्रा लगानी चाहिए थी, तो आखिरी बोला जाता उसको और वो शुद्ध होता। व्यंजनागम में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे अवन्नति, तो यहाँ पर क्या है, आधे ना का जो है अतिरिक्त प्रयोग कर दिया गया है, जबकि ये शब्द शुद्ध शब्द क्या है, अवनति। फिर वर्ण क्रम भंग में वर्तनी किसी वर्ण का क्रम बदलने पर अर्थात वर्ण के आगे पीछे होने के कारण वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, यानी अक्षर जो है अपने स्थान पे ना होके उनका क्रम जो है बदल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अतिथि लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, अतिथि होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत कुल 6 मूल अधिकार की कैटेगरी होती हैं। इसमें से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य वर्णित है। अन्य जो है मूल अधिकारों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में।
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा पद ग्रहण करना जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी करता है? तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी पद का अतिक्रमण करता है, यानी जिसका वो वास्तव में हकदार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके विरुद्ध जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट के तहत उस पद पर कार्य करने से उसे रोक देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है हमको। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है ये। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली और उसमें सफलता प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय नारी बछेंद्री पाल हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला जुंको ताइबे हैं। तो पहली चीज़ जो है ये द्वितीय महिला नहीं है, ये जो है प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और नंदा देवी चोटी जो है ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, ये कथन सही है। तो इस प्रकार से सी कथन जो है इसमें गलत था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है संतोष यादव, जबकि जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अब प्रश्न में गढ़वाल हिमालय का जिक्र हुआ था, तो यहाँ पर जो है हम व्याख्या में जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझ लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षैतिज प्रदेशों में बांटा था। पहला प्रदेश क्या था? पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो भाग है वो हिमालय का भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। दूसरा क्षेत्र क्या था? कुमाऊं हिमालय। तो सतलज से काली नदी यानी सरयू नदी के बीच का भाग जो है कुमाऊं हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय जो तीसरा भाग है वो सरयू नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग कहलाता है। और आसाम हिमालय या असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के मोड़ तक का जो भाग है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने इसको संक्षेप में जाना। अब इस विभाजन को जो है थोड़ा विस्तृत तरीके से जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जिसका दूसरा नाम है उसकी बात करते हैं। सिंधु व सतलज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, इसी कारण इसको कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय के इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार व जास्कर प्रमुख श्रेणियां हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार व जास्कर। और किन प्रदेशों में विस्तृत है ये? तो कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में ये विस्तृत है। दूसरा जो है कुमाऊं हिमालय है, तो ये सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। इसका पश्चिमी भाग जो है गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी में आती हैं। गंगा और यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो हिमालय का भाग है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के बीच का विस्तृत लंबा भाग है। इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में स्थित है, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मैकालू, अन्नपूर्णा, ये सभी जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। असम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का पर्वतीय भाग इसमें शामिल है। नामचा, बरवा, कुला कांगड़ी आदि चोटियाँ इसी भाग में हैं। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, दिबांग ये सब नदियाँ जो है इसी भाग में यानी असम हिमालय से भी होके बहती हैं। अगला प्रश्न, जनजातियाँ और उनके राज्यों के साथ में हमको मिलान करना है, तो एक एक करके देखते हैं। थारू जनजाति कहाँ की है? तो थारू जनजाति मुख्यतः जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। भोटिया जनजाति सिक्किम की जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड में है और कोल जनजाति जो है महाराष्ट्र में है, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अब हमने ये 4 जनजातियां तो देख ली, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। तो किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, किन राज्यों से संबंधित है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। मणिपुर में जो है कुकी, मैटी, नागा, अंगामी, ये जो है प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर, और ये चारों के नाम पर वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर श्रेणी भी है वहाँ पर। मिजोरम में लाखर, चकमा और लुसाई जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में नागा वहाँ की सबसे मुख्य जनजाति है, उसके बाद नबुई नागा। सिक्किम में बात करें तो लेप्चा और लिम्बू, लेप्चा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी, मोम्पा, डबला, मिस्मी और मेजी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी या गुड्डी, कोनोरा और लाहौली जनजाति। जम्मू कश्मीर में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर और बक्करवाल। उत्तराखंड में थारू, भोट या भोटिया, कोय और नीति जनजातियां पाई जाती है प्रमुख रूप से। असम में अबोर, आवो, मिकिर, नागा और लुसाई जनजातियां पाई जाती हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, कोरवा, गोंड, ये सभी जनजातियां पूछी भी जा चुकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तमिलनाडु में बड़गा, टोडकोटा और टोडा, जो कि बहुत फेमस है, टोडा जनजाति से क्वेश्चन आ चुका है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की मूल जनजाति मानी जाती है। राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा और कोली जनजाति। मध्य प्रदेश में गोंड, मुरिया, वैग, कोल, मुंडा और बंजारा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों में से कौन कौन से सही हैं? मुगल काल के दौरान उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, बिल्कुल सही कथन है ये। अयोग्य उत्तराधिकारियों ने भी मुगलों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और कुशल शासकों का मुगल वंश में अभाव रहा, जो इसके पतन का कारण बना, यानी तीनों ही कथन जो है सही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मुगल साम्राज्य ने अपनी कई विशेषताओं से संपूर्ण मध्ययुगीन भारत को प्रभावित किया। कई कारण थे जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न में जितने भी अभी हमने विकल्प पढ़े वो तो उसके लिए पतन के लिए उत्तरदायी थे ही, लेकिन वो क्या है, एक ब्रॉड सेंस में बात कही गई। अब हम जो है कुछ विशिष्ट कारण देखते हैं जो मुगल काल के पतन के लिए उत्तरदायी थे। तो औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया। साथ ही दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके अलावा औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। उसे उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव और उनकी शासक निर्माता की छवि भी मुगल साम्राज्य के लिए पतन का कारण बनी, जिम्मेदार थी वो। विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः जाजिया कर लगाया, मंदिरों को तोड़ने का आदेश देकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा दी। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन के गर्त में पहुंच गया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण और यूरोपियन कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये कुछ विशिष्ट तथ्य थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों की मिसलें और उनके संस्थापक। तो यहाँ पर मिसलें क्या है, उनकी तरह सिखों के जो कुछ वंश थे तो उनको वहाँ पर मिसल कहा जाता था। तो किस मिसल के संस्थापक कौन से थे, इसमें एक क्वेश्चन आ भी चुका है पीसीएस में, तो इसको सुमेलित करके देखते हैं। सिंहपुरिया मिसल, तो सिंहपुरिया मिसल के संस्थापक थे कपूर सिंह। फिर फुलकिया मिसल, इसके संस्थापक थे फूल सिंह। नकाई मिसल के संस्थापक थे हीरा सिंह और शहीदी मिसल के संस्थापक थे बाबा दीप सिंह। और भी कई सारी मिसलें थी जो है, एक एक करके हम सभी को देखते हैं। सबसे पहले सिंहपुरिया मिसल कपूर सिंह। आहलूवालिया मिसल, ये जस्सा सिंह आहलूवालिया इसके संस्थापक थे। शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह। नकाई मिसल हीरा सिंह। कन्हैया मिसल जय सिंह। भंगी मिसल हरि सिंह। फुलकिया मिसल फूल सिंह।
करोड़ सिंधिया मिसल, इसके संस्थापक थे बघेल सिंह, और उल्लेवालिया मिसल, इसके संस्थापक थे गुलाब सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कई बार पूछा गया है, निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए। तो नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुई थी। देश में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शिखर संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब भारत की कुछ अन्य जो है प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, खासकर उनका निर्माण वर्ष जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत में औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक वित्त में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के उद्देश्य से 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास संघ यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम IDBI कह रहे हैं, की स्थापना की गई। इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए है। 1975 तक यह रिजर्व बैंक की अनुषंगी इकाई थी, परंतु 1976 में भारत सरकार ने इसका स्वामित्व अपने हाथों में ले लिया। यह बैंक सावधि साख का मुख्य स्रोत है। अगला बैंक क्या है? एग्जिम बैंक, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक या भारतीय आयात निर्यात बैंक के नाम से जानते हैं। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी सन 1982 को की गई थी, जिसकी अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल 400 करोड़ रुपए थी। इसका प्रमुख कार्य आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, विभिन्न कार्य संस्थानों में समन्वय स्थापित करना तथा पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना है। SFC यानी राज्य वित्तीय निगम, 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्तीय निगम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्थापित किए गए, जिसका प्रमुख उद्देश्य छोटे मध्यम तथा कुटीर उद्योगों को सहायता प्रदान करना था। ICICI विश्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्रों, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम, जिसको हम ICICI कहते हैं, की स्थापना जनवरी 1955 में की गई थी। इसके बाद अगला है UTI, जिसको हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना लघु एवं मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में की गई थी। तो मुख्य रूप से जो है इनके ईयर जो है जरूर आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एक करके देखते हैं। भारत में पहला डाक टिकट 1854 में कराची में जारी किया गया था। बिल्कुल सही कथन है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में हुई थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। भारत में डाकघर बचत बैंक 1882 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ये भी कथन सही है। इस प्रकार सभी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक कौन है? यानी बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक माना जाता है थियोफ्रिस्टस को। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और पादप शारीरिकी जनक हैं एन ग्रीव। आगे हम कई सारी और जो है जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक देखते हैं। तो जीव विज्ञान का हमने देख लिया, अरस्तु को जो है यानी बायोलॉजी के फादर जो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रिस्टस हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न बॉटनी की या आधुनिक वनस्पति विज्ञान, तो कॉर्न वॉन लीनियस को जो है उसका फादर माना जाता है। अनुवांशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। मॉडर्न जेनेटिक्स या आधुनिक अनुवांशिकी के TH मॉर्गन। कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के जनक जो है रॉबर्ट हुक को माना जाता है। वर्गीकी या क्लासिफिकेशन के लीनियस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र जो परंपरागत चिकित्सा शास्त्र है उसके जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। कवक विज्ञान के लिए माइकेली को जनक माना जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जनक जो है ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक लुई पास्चर को। आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक जॉन वेयर को माना जाता है। पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटॉमी के एन ग्रीव। इटियोलॉजी के मार्सिलो मैल्पिगी। इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर को। भारतीय ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक माना जाता है
SR कश्यप को। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक माना जाता है R मिश्रा को। भारतीय कवक विज्ञान इंडियन फंगल साइंस के जनक माना जाता है EJ बटलर को। और भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक माना जाता है MOA आयंगर को। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सोल्डर जो धातुओं को ज्वाइन करने में ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज होता है, सोल्डर में कि क्या क्या होता है यानी उसका संगठन क्या होता है। तो सोल्डर में क्या होता है, टिन और लेड का मिश्रण होता है सोल्डर में, और इसका उपयोग जो है धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। अगला प्रश्न, इसमें जो है 3 कथन और उनके जोड़े दिए हैं जिनका हमको सुमेलन करना है। पहला क्या है, शरद अरविंद बोबड़े, ये कौन है, 47वें मुख्य न्यायाधीश, तो बिल्कुल सही कथन है ये। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये क्या है, 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये कौन है, 28वें थल सेना अध्यक्ष, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई का स्थान लिया है। RKS भदौरिया 26वें वायुसेना अध्यक्ष तथा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये भारत का एक पड़ोसी देश है। 4 फरवरी 2020 को जो है श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हैं, और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कुल 12। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 404 है, जिसमें 403 पर निर्वाचन होता है और 1 का जो है एंग्लो इंडियन के लिए मनोनयन किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अगर बात करें तो उसमें कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। 26वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिलों को घटते क्रम में सजाइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ पर है? मेरठ में है, उसके बाद आगरा में है, उसके बाद कानपुर नगर में है और उसके बाद जो है लखनऊ में। तो इसका जो है सही क्रम होगा। अगर देश में स्लम आबादी की बात कर लें तो 5 राज्यों के घटते क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, यानी उत्तर प्रदेश यहाँ पर चौथे स्थान पे है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में क्या है? मेरठ, उसके बाद आगरा, आगरा के बाद कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद। अगला प्रश्न, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? यानी रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। अब हम कुछ महत्वपूर्ण खेल के कप और उनकी ट्रॉफियों का जो है सुमेलन देखते हैं। तो सबसे पहले टेनिस की बात कर लें तो डेविस कप जो है टेनिस का है, पुरुष टेनिस में डेविस कप दिया जाता है। विटमैन कप जो है महिला टेनिस में दिया जाता है। मार्डेका कप फुटबॉल का जो है ट्रॉफी है। राइडर कप ये गोल्फ पुरुषों के लिए जो खेला जाता है उसमें, और सॉलिम कप जो है ये गोल्फ महिलाओं के लिए है। वाकर कप जो है कॉमन गोल्फ के लिए है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में। उबेर कप जो है महिला में, और सुधीरमन कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। स्वाइथलिंग कप टेबल टेनिस पुरुष में। कार्बुलिन कप जो है टेनिस महिला में। सुल्तान अजलान शाह कप पूछा भी जा चुका है, यह हॉकी में दिया जाता है पुरुषों में। बैटन कप हॉकी का है, और इसके अलावा MCP मुरुग्गा गोल्ड कप जो है ये भी हॉकी से संबंधित है। सुब्रतो कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये सभी किससे संबंधित हैं? फुटबॉल संबंधित हैं। फिर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट की प्रतियोगिताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नई दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी जो है दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी दिल्ली में, यानी पहले तीनों जो है ये दिल्ली में है। और केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में ना होके कहाँ पर है? ये कोलकाता में है।
इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, डी उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न, मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। मेमोरी का इसमें सबसे बड़ा मात्रक जो है टेराबाइट, जिसको हम टीबी से डिनोट करते हैं। तो टेराबाइट जो है इन सभी में सबसे बड़े मात्रक हैं। टेराबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट का मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद किलोबाइट। तो 1 टेराबाइट या 1 टीबी बराबर 1024 जीबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी और 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है, क्योंकि कभी कभी जो है क्या कितने के बराबर होता है ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मिटाई गई फाइलें कहाँ पर भंडारित हो जाती हैं, यानी जिन फाइलों को हम डिलीट करते हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर जाती हैं। तो डिलीट की हुई फाइल जो है सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है, वहाँ पर स्टोर हो जाती है। और अगर हमको वहाँ भी आवश्यकता नहीं होती है तो हम वहाँ से भी जो है उसको परमानेंटली कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने स्कोर जो है अगर बताएं तो ज़रूर बताइएगा। सीरीज को नियमित रूप से फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर भी करिए। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।